हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का वापस से बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट 13 यानी कि मॉल कॉन्सेप्ट का पार्ट 13। तो सबसे पहले देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम कंब्यूशन ऑफ मेथेन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन की रीडिंग हम इसमें जरूर करें कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम कंब्यूशन ऑफ मेथेन। इसका मतलब सबसे पहले उसने मेथेन की रिएक्शन की है। तो बताइए कि 16 ग्राम मेथेन को जब हम कंब्यूज करते हैं तो उसे जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि कितने ग्राम ऑफ वाटर हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को करते टाइम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन को बनाते टाइम हम इनकी केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। जैसे मेथेन, तो मेथेन को बोलते हैं बेटा CH4 गैस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्शी एरिया में मिलने वाली मार्स गैस। और इसके O2 के साथ इसको कंब्यूज करेंगे तो इसमें बनने वाला जो होगा वो बेटा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बाहर निकलेगा वाटर लिक्विड। गुड। तो इस तरह से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करोगे और इसी रिएक्शन को जो मैं बोलूँगा बेटा वो बोलूँगा कंब्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को जो बोलूँगा, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम कंब्यूशन रिएक्शन। अब इसको देखिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस करने की कोशिश में देखिए यहाँ पे बेटा एक कार्बन है, यहाँ पे भी बेटा एक कार्बन है, यहाँ पे बेटा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेटा 2 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे 2 लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है बेटा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, यानी कि कितने टोटल 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इतना कर सकते हैं। जैसे ही आप इस तरह से करेंगे तो अपना स्टिक्योमेट्री वाला कंसेप्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो उसमें स्टिक्योमेट्री में सबसे पहले देखिए हम मोल को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथेन का कितना यूज़ किया, 1 मोल यूज़ किया। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल यूज़ किए, मैंने ऑक्सीजन के 2 मोल यूज़ किए। यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल यूज़ किया, यानी कि 1 मोल यूज़ किया। और उसके बाद यहाँ पे वाटर के कितने मोल यूज़ किए, वाटर के 2 मोल यूज़ कर दिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जब मैं 1 मोल मेथेन को 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ कंब्यूज करता हूँ, करने पे मेरा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 2 मोल ऑफ वाटर मिल जाते हैं। दैट्स क्लियर, ये सारी बातें क्लियर हैं। उसके बाद अब मैं आपको पता है किसकी बात करेंगे, इसके अंदर मास की बात करेंगे। मास की बात करी तो यहाँ पे अगर इसका मास निकाले, एक कार्बन का 12 और 1 हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 16। यानी कि जब मैं 16 ग्राम मेथेन को, अब ध्यान से देखना, 16 ग्राम मेथेन, अब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, पर है कितने 2 मोल्स हैं, तो 32 इंटू 2 यानी कि 64 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंब्यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और उसमें 36 ग्राम मेरा वाटर बन जाता है। ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है, ये वाली बात जो है क्लियर है। अगर मैं 16 ग्राम मेथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर लूं तो जिसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर बन जाता है। बात क्लियर। अब ये सारी बातें जब क्लियर हो चुकी हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की। तो यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अब यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। अब बोले तो कितना 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, और वाटर के 2 मोल हैं तो 2 इंटू 22.4 लीटर। ये वाली कहानी तो आपको बहुत समझ में आ गई होगी। तो यानी कि इसका मतलब जब मैं 1 मोल ऑफ मेथेन 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करता है, यानी कि मेथेन का 22.4 लीटर, ऑक्सीजन का 44.8 लीटर आपस में रिएक्शन करके 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और 2 इंटू 24 लीटर यानी कि 44.8 लीटर हमारा वाटर बन जाता है। ये सारी कहानी आप लिख सकते हैं। उस कहानी के बाद हमें अपना क्वेश्चन शुरू करना है। तो देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम कंब्यूशन ऑफ मेथेन। तो मेरी बात समझना थोड़ी सी बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अब की बार देखो मुझसे वाटर का मास पूछा है, और यहां भी मुझे क्या दिया है, मास दिया है।
इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर जो मैं रिलेशन लगाने वाला हूं वो कौन सा रिलेशन लगाऊंगा बेटा, मास मास रिलेशन। कौन सा बेटा, मास मास रिलेशन, यानी कि इसके अंदर जो हम रिलेशन लगाएंगे वो लगाने वाले हैं मास मास रिलेशन। गुड बेटा, इसके अंदर जो लगाएंगे हम वो लगा लेंगे मास मास रिलेशन। क्लियर। अब मास मास रिलेशन मुझे पता चल गया, तो हमें मास से मास निकालना है। तो ध्यान से समझो, अब जब मास से मास निकालना है तो सबसे पहले हमें इधर आना होगा। इधर आने पे देखा कि जब मैंने मीथेन के 16 ग्राम को यूज़ करता हूँ तो मेरा 36 ग्राम वाटर बनता है, 36 ग्राम वाटर बनता है। तो ये लिख सकता हूँ कि जब मैं 16 ग्राम CH4 को यूज़ करूँगा, जब मैं 16 ग्राम CH4 को यूज करता हूं तो मुझे क्या ऑब्टेन होता है, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात समझ में आती है। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया कि अगर मैं 16 ग्राम ऑफ मेथेन को यूज करूंगा तो मेरा 36 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। अब क्वेश्चन पे, यानी कि 16 ग्राम कंब्यूशन ऑफ मेथेन, यानी कि इसमें भी तो वही बात बोली है कि मेथेन का 16 ग्राम यूज करना है। तो मेथेन का 16 ग्राम यूज करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, मेथेन का यूज करके देख लीजिए। तो यानी कि बताइए 16 ग्राम मेथेन को यूज कर रहा हूं तो 36 ग्राम ऑफ H2O मिलेगा। तो क्वेश्चन में भी 16 ग्राम दिया है तो वाटर भी हमें क्या मिलने वाला है, 36 ग्राम। यानी कि इसका जो फाइनली आंसर आने वाला है वो आने वाला है बेटा 36 ग्राम ऑफ H2O। यानी कि जो इसके अंदर H2O का वेट होगा, यानी कि वेट ऑफ दी H2O, वेट ऑफ H2O, तो H2O का जो वेट होगा बेटा वो कितना होगा, 36 ग्राम। H2O का वेट कितना होगा हमारा, H2O का वेट होगा 36 ग्राम। क्या सारी बात क्लियर है? इस तरह की सारी बात आपकी क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लेकर के आए हैं आपके लिए, या नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, तो ध्यान से समझना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंब्यूशंस। दोबारा से मेथेन का कंब्यूशन, यानी कि एनसीईआरटी पे तो मुझे लगा मेथेन के कंब्यूशंस के अलग कोई रिएक्शन ही नहीं आती, पर लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी ने बोला है तो करना तो पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपको इसके अंदर केमिकल कंब्यूशन करना होगा रिएक्शन का। केमिकल कंब्यूशन में आपने CH4 मैथेन गैस लोगे, मैथेन गैस का कंब्यूशन कराएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, मैथेन का कंब्यूशन ऑक्सीजन गैस के साथ तो बना लेगा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे हमारा वाटर। दैट्स क्लियर। उसके बाद जैसे ही हम सबसे पहले इस तरह की रिएक्शंस हमारे सामने हो चुकी हैं, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो बैलेंस करके आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे बार बार कर सकते हैं, कार्बन एक हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, बार बार आपने कर भी रखा होगा। तो इसको हम मोल की फॉर्म में लिखें यहाँ पे, तो सबसे पहले 1 मोल मैथेन है, यहाँ पे हमारा 2 मोल ऑक्सीजन है, और बेटा यहाँ पे हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे हमारा कितना है 2 मोल ऑफ वाटर। दैट्स क्लियर। उसके बाद मैं मास की बात करूंगा, चलो पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं अब की बार। 1 मोल का वॉल्यूम कितना आता है 22.4 लीटर, 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, बिल्कुल क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। उसके बाद वाटर का कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, ठीक है। अगर मैं मास की बात करूंगा तो 1 मोल ऑफ मास का बस 16 ग्राम मैथेन, 16 ग्राम मैथेन, 64 ग्राम कितना हो जाएगा, 64 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसमें कि 44 ग्राम हमारा CO2 बन जाएगा और 36 ग्राम H2O बन जाएगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया स्टोइकियोमेट्रिक कंटेंट। अब अकॉर्डिंग टू चलते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चन क्या कहता है। तो बेटा देखना है अब की बार, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, यानी कि मोल के मीथेन की कितनी रिक्वायर्ड है कि वो 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस कर सके। यानी कि एक तरफ तो दे रखा है हमसे मोल्स पूछा है और एक तरफ दे रखा है मास, तो अब की बार कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा, मास मोल रिलेशन यूज करना पड़ेगा। बेटा अब की बार कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, मास मोल रिलेशन, यानी कि वी आर यूज्ड मास मोल रिलेशन, यानी कि अब की बार मास मोल रिलेशन हम यूज करने वाले हैं बहुत अच्छे से। अब जब मास मोल रिलेशन यूज किया जाएगा तो आप जानते ही हैं वो किस तरीके से करना है।
सॉरी बेटा। उसके बाद देखें सबसे पहले, अब हम अपनी जब इसमें मास मोल रिलेशन की बात की है तो हम इसमें भी मास मोल का रिलेशन ही सर्च करने की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, मोल्स यानी कि जब आपने, तो सुनो, जब आपने मैथेन का 1 मोल यूज़ किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बने, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बने। यानी कि 1 मोल को यूज़ करने पर, 1 मोल को यूज़ करने पर 44 ग्राम CO2 बनी। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 44 ग्राम CO2 को बनाने के लिए मुझे 1 मोल मैथेन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, तो भी लिख सकते हैं, यानी कि 44 ग्राम CH4, 44 ग्राम CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ मैथेन, टू प्रोड्यूस 1 मोल मैथेन। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 को बनाने के लिए मुझे 1 मोल की ज़रूरत होती है, किसके? मैथेन के। बात क्लियर है? आपको दिख भी रहा है कि 44 ग्राम CO2 को बनाने के लिए 1 मोल मैथेन की। उसने पूछा तो 22 ग्राम को बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? बेटा स्टोइकियोमेट्री आसान लग रही है ना आपको? स्टोइकियोमेट्री आसान है ना? और वैसे आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आती थी कैसे निकाले, ये सिर्फ मदद कर रहा है। ये जो हमने स्टोइकियोमेट्री पूरा चार्ट बनाया ना, ये सब जगह हेल्प करता है। बस हम रिलेशन पहचानते हैं कि रिलेशन क्या दे रखा है। 22 ग्राम CO2 को बनाने के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी? सपोज करो मैंने n मान लिया, तो कितना हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/44 इंटू 22। तो 22 से 2 बार चला जाएगा, यानी कि 1/2 मोल। कितना बेटा? 1/n इज इक्वल टू 1/2 मोल, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 0.5 मोल। यानी कि इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड करनी है तो मैं 0.5 मोल मैथेन को यूज करूंगा। दैट्स क्लियर। आज आपका स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद हम आज ही नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन की सॉल्यूशन होता क्या है। जबकि मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर भी बताया था कि बेटा सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन हमारे हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, कैसे कैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बेटा स्टार्ट करते हैं अब की बार हमारा सॉल्यूशन के बारे में, यानी सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताना चाहता हूं। द होमोजीनियस mixture of two and two more substance। डेफिनेशन देखना बेटा आपने, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and 2 more substance is called solution। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है कि क्या बोला है बेटा मैंने, द होमोजीनियस मिक्सचर। आप देखें स्टूडेंट, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and 2 more substances is called solution। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे आपके पास, समझिए आपके पास 2 सब्सटेंसेस हैं। सो सब्सटेंसेस नंबर 1 जिसे मैं x मान लेता हूं, और सब्सटेंसेस नंबर 2 जिसे मैं y मान लेता हूं। तो जब मैं x और y का मिक्सचर बना लेता हूं, जब मैं x और y का मिक्सचर बना लूंगा तो बनाएगा x प्लस y, यानी कि x और y एक साथ मिल जाएंगे। तो ये जो x और y का मिक्सचर होगा ना, ये बेटा होमोजीनियस होगा। अगर ये बेटा मिक्सचर हमारा होमोजीनियस हुआ, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। ये मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। स्टूडेंट क्लियर? मैंने क्या बोला कि उसने डेफिनेशन में बोला द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and 2 more substances। तो आप सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को लीजिए। तो मैंने सपोज करो फर्स्ट सब्सटेंसेस को ले लिया x और सेकंड को ले लिया y। मैंने x और y को मिलाना शुरू कर दिया। जब मैंने x और y को मिलाया तो बन गया x प्लस y। तो ये जो मिक्सचर बना ना, ये मिक्सचर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया।
अब होमोजीनियस मिक्सचर बन गया और होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है बेटा, सॉल्यूशन बोला जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर आई। तो सबसे पहले आपकी डाउट ये हो गई कि सर सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर हम क्यों बोलते हैं। बेटा सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए बोलते हैं कि आप जानते हैं कि होमोजीनियस जो होता है या होमोजीनियस मैटर जो होता है वो अपने पास ये प्रॉपर्टी रखता है कि हम उसको फिजिकली या मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस मैटर को हम फिजिकली या मैकेनिकली एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। तो इसी वजह से मैं आपको यही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बात, कि सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस को तो हम अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में से मैं x और y को अलग नहीं कर सकता, उसी को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसके अंदर से हम कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं आगे चलने की बात करूं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है सॉल्यूट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है बेटा, सॉल्यूट। और दूसरा कंपोनेंट होता है क्या, सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो बना होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ही क्या बनेगा, आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखिए, अगर मैंने सपोज करो मेरे पास एक कंपोनेंट है x और एक कंपोनेंट है y। अब मैंने सपोज करो जो x है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो हमारे सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और y जो बिहेव करेगा वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। x जो है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और y जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब अगर इनको मैं आपस में मिला दूं तो इनको मिलाने से x प्लस y यानी कि सॉल्यूट भी मिला दिया और यहाँ पे सॉल्वेंट भी मिला दिया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से क्या तैयार हो गया, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। बात समझ में आई। अब आपने देखा कि सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर बोल दिया, सॉल्यूशन को मैंने क्या बोल दिया, होमोजीनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकली या मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकली का मतलब होता है जैसे हैंड पिकिंग करना, है ना, इस तरीके से करना। केमिकली आप फिल्टर पेपर, फनल, डिसीमेंटेशन, इन तरीकों से हम उसको अलग नहीं कर सकते। यानी कि सॉल्यूशन जो है वो एक तरह का हमारा होमोजीनियस, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, हमारा एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद और मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब देखो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसमें बताएं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। इसको सबसे पहले अभी नोट कीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा समझ में आया, जो सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इसके सेकंड पॉइंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज नॉट सॉल्यूशन। कि जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते, वो सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली या मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आए। तो आपको कैसा भी सॉल्यूशन बताऊंगा, जब भी मैं सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करूंगा या जब भी हमारा सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी तो उसे जो हम बोलेंगे वो टर्मिनोलॉजी ध्यान रख लेना कि वो होमोजीनियस होगा। कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसका मतलब मैं किसी भी सॉल्यूशन को फिजिकली या मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होते। अब क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैंने बात करी कि बेटा आपने पूछा सर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो इस चीज़ का अभी मैं बेसिक आइडिया दूंगा कि जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर
जिस मैटर की क्वांटिटी कम होती है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अभी तो सिर्फ मुझे पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, पर मैं नहीं जानता कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो ध्यान रख लेना कि जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाना है तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। किससे बेटा? सॉल्वेंट से। उसकी क्वांटिटी सॉल्वेंट से कम होना चाहिए, तो तब जाकर के हमारा क्या बन सकता है, तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन बन सकता है। मतलब सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो जो हमेशा क्वांटिटी आपको यूज करनी है वो यूज करनी है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, तो वो तभी सॉल्यूशन बनता है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं बन सकता। क्लियर? तो आगे चलते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन से और बातें छोटी छोटी। अब सबसे पहले आप पूछोगे कि सर ये सॉल्यूशन का काम क्या है, हम क्या करते हैं इस सॉल्यूशन को पढ़ के, या ये सॉल्यूशन हमारे लिए यूजफुल क्यों है, क्या हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी तक तो मैंने बेसिक आपको बताया कि इसके अंदर हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। सॉल्यूशन ऐसा होता है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो तभी वो सॉल्यूशन होता है। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि हम उसको फिजिकली या मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब सॉल्यूशन को हम फिजिकली या मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ये बातें मैंने इसके अंदर बताई। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि स्टडी ऑफ सॉल्यूशन क्या करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्टडी हम क्यों करते हैं, या सॉल्यूशन की स्टडी क्या जरूरत है कि हम सॉल्यूशन पढ़ें, स्टडी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हम एक बात करें स्टडी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, तो हम रियल में बताऊं, स्टडी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, उसको इसकी स्टडी करने के लिए हम ये काम करते हैं, सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। कि जैसे कोई भी है, मैंने सपोज करो x और y दो कंपोनेंट है, y काम करेगा सॉल्वेंट का, x काम करेगा सॉल्यूट का, तो मैं y के अंदर किसको मिला रहा हूं, y के अंदर x को मिला रहा हूं, y के अंदर x को मिलाऊंगा। तो जैसे ही मैंने y के अंदर x को मिला दिया, इसका मतलब वो x सॉल्यूट है। वो कितना मिलाया वो स्टडी में सॉल्यूशन के अंदर करूंगा। उसको पढ़ाने के लिए कितना मिलाया, कितनी क्वांटिटी में मिलाया, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी ऑफ द सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। तो मैं आगे की बात करता हूं कि स्टडी ऑफ सॉल्यूशन क्यों किया जाता है। देखो, इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले इन दिस सिचुएशन या इन दिस कंडीशन we can define quantity of solute. In this condition we can define quantity of solute present in the solution. कितनी अच्छी डेफिनेशन लगी होगी, छोटी सी बात, बिल्कुल बेसिक। क्या बोला मैंने, इन दिस कंडीशन वी कैन डिफाइन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं। यहां बात समझ में आई। तो आपको सबसे पहले निकालने का तरीका एक और होता है। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैं यहां से सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालना चाहूं तो सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करोगे कि सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यानी कि आप सॉल्यूशन में से क्या कर दोगे, सॉल्वेंट को माइनस कर दोगे।
तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जो बना होता है वो बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से मुझे सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालनी है, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालने के लिए सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम बेसिक निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, आप ये जो बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, हम इसे बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट का एक बहुत अच्छा सा नाम है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या नाम है बेटा इसका? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसी का नाम है कंसंट्रेट ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ मेरी बात क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि जब आप जो सॉल्यूट आप निकालते हैं ना, उस सॉल्यूट को ही हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एक ही नाम है बेटा। इसका मतलब आपसे पूछूंगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, तो इन क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन। उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। मैं बहुत अच्छे से डिफाइन दोबारा कर रहा हूं बेटा, यहां से स्टडी ऑफ द सॉल्यूशन। इन दिस कंडीशन वी कैन डिफाइन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इस कंडीशन के अंदर होता है कि हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। कितना सॉल्यूट का मतलब क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। मुझे क्या निकालना है? क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन के अंदर मुझे स्टडी ही क्या करना होता है कि मुझे सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालनी होती है। तो पहला बेसिक फॉर्मूला होता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब कोई भी सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से सॉल्यूट को निकालूं तो सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। कि कंप्लीट सॉल्यूशन में से अगर मैं सॉल्वेंट को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को ही क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये हो सकती है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 तो मान के चलते हैं ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ गई कि सर हालांकि पूरे उसके अंदर मुझे क्या निकालना है? क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट निकालना है बेटा। क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट ही मुझे निकालना है। ठीक है, जैसे मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन का वेट है W। सॉल्यूशन का वेट क्या है? W। अब वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। नंबर एक सॉल्यूट, आप जहां बार बार यही बात बता रहा हूं मैं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, और एक होता है सॉल्वेंट। सपोज करो मैंने सॉल्यूट का वेट मान लिया WA, सॉल्यूट का वेट मान लिया WA और सॉल्वेंट का वेट मान लिया WB। क्लियर? सॉल्यूट का वेट मान लिया WA और सॉल्वेंट का वेट मान लिया WB। तो मुझे बताइए अब यानी कि 100 ग्राम के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देखा कि W यानी कि W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, W ग्राम, ध्यान से देखना, W ग्राम सॉल्यूशन में WA ग्राम सॉल्यूट है। ये बचपन वाली बात है बेटा, ध्यान से सोचो। W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर WA सॉल्यूट है। W ग्राम सॉल्यूशन, ये वेट है ना W ग्राम, तो W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बताओ 100 के अंदर कितना होगा? 100 ग्राम के अंदर कितना होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा WA अपॉन W इंटू 100। इस तरह से हम उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। क्लियर?
क्योंकि परसेंटेज तो बेटा हमेशा 100 में से ही निकाली जाती है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट सॉल्यूट मिलाया गया है। वो तरीका ये है, कैसे, दोबारा समझिए बेटा। मेरे पास W ग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वेट है WA, सॉल्वेंट का वेट है WB। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि WA और WB दोनों मिलकर के W बनाएंगे, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के ही सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब WA और WB मिलकर ही आपको सॉल्यूशन बना लेंगे। तो मैंने सपोज करो, मुझे तो ऑटोमेटिकली पहले दिया है कि W ग्राम, तो W ग्राम सॉल्यूशन जो है वो WA ग्राम सॉल्यूट रखता है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कितना रखेगा, तो WA अपॉन W इंटू 100। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन टर्म। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, कंसंट्रेशन टर्म। तो समझ में आ गई कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बेटा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है अब थोड़ी थोड़ी, हाँ। इसे यानी कि इसका मतलब सर अब मुझे समझ में आ गया कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपने सारे सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दिया, आप इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। हम सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इसमें जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका कंसेप्ट समझना है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, ठीक है ना। अब या इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। इस टॉपिक को हम ये भी बोल सकते हैं बेटा परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, या कितनी ग्राम ऑफ क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है या तो ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। अब मैं सारा कि कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन बेटा ध्यान से समझना, उस सॉल्यूशन का मुझे कोई वेट नहीं पता, बट वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, एक है A और एक है B, ठीक है। जो A बिहेव कर रहा है बेटा वो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, और B जो बिहेव कर रहा है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सॉल्यूट के मैंने वेट को मैंने मान लिया WA, और सॉल्वेंट के वेट को मैंने मान लिया WB। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो मुझे बताओ, जब किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चाहिए, सॉल्यूट का वेट WA, सॉल्वेंट का वेट WB, तो यहां लिखेंगे इसके नीचे टर्मिनोलॉजी, वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा सॉल्यूट का वेट बताइए कितना है, WA ग्राम, WA ग्राम जो आपको पता चल गया। वेट ऑफ द सॉल्वेंट, गुड बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए बेटा, सॉल्वेंट का वेट कितना है WB, यानी कि WB। अब मुझे सॉल्यूशन का वेट बता दीजिए, यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट बताइए। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, यानी कि WA प्लस WB ग्राम। यहां तक तो बात समझ में आई। तो मुझे ये बताना है कि इतने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो मुझे निकालना है। वो मेरा पहला फॉर्मूला होगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप यहां पे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे कि WA प्लस WB ग्राम सॉल्यूशन में, ध्यान से समझा, WA प्लस WB ग्राम सॉल्यूशन में
WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आप मानते हैं, यानी कि WA प्लस WB ग्राम में WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? तो आप लगा दोगे WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। गुड बेटा, ये फॉर्मूला आएगा परसेंटेज के अंदर, यहां आपका आंसर परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। यानी कि फाइनली मैं लिख सकता हूं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन, तो यहां पे वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्या मेरे दोस्तों आप इससे सेटिस्फाई हैं? क्या सभी स्टूडेंट इससे सेटिस्फाई हैं? तो परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट में इस तरीके से फाइंड कर सकता हूं। दैट्स क्लियर, ठीक है ना? दैट्स क्लियर, बिल्कुल सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको लिखने का तरीका पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन या सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे आप फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्यूट, कभी आप ए और बी से कंफ्यूज आए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में दिया हो तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर सॉल्वेंट का दिया हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद तब लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पे लास्ट में नीचे वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मेरी बात क्लियर आई? इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इतने कंसेप्ट के बाद अब मैं आपको आज आइडेंटिफाई कराऊं कि हम इसके अंदर हम इस कंसंट्रेशन के बेस पर, इस कंसंट्रेशन के बेस पर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। इस कंसंट्रेशन के बेस पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो जो इस कंसंट्रेशन के बेस पर आपने सबसे पहला कंसंट्रेशन तो पढ़ा, ये कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला हो गया। परसेंटेज निकालनी है कंसंट्रेशन की, पहला कंसंट्रेशन का पहला फॉर्मूला मैंने तैयार कर दिया है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर वेट ऑफ द सॉल्यूशन ना देगा और वेट ऑफ द सॉल्यूट दे देगा और सॉल्वेंट दे देगा, तो आप सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो आप जानते हैं। उसके बाद बेटा मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी के बाद पढ़ाऊंगा मैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, और फिर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ाऊंगा, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन के बाद मैं आपको मोललिटी बताऊंगा, मोललिटी के बाद मैं आपको कंसंट्रेशन इन पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, परसेंटेज। अब वो परसेंटेज भी तीन तरीके से बढ़ेंगे, एक तो परसेंटेज बाय मास पढ़ेंगे बेटा, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और उसके बाद एक पढ़ेंगे हम परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें हम आइकॉनिक चीज़ें इस सॉल्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कोई भी कंसंट्रेशन निकालने का तरीका बताया कि कंसंट्रेशन होता क्या है, तो आपको मैं बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर दूं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, आप बेसिकली जानते हैं। तो इनकी टर्म के अंदर मैं आपको पढ़ाने, जो हम आप आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको हम अब आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन के बारे में बात करते जा रहे हैं। उसके बाद मैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी पढ़ाऊंगा। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलरिटी। उसके बाद नॉर्मलिटी आपको पढ़ाऊंगा। फिर मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में एक अच्छा रिलेशन पढ़ाया जाएगा, जिससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मोलरिटी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पीपीएम यानी कि एक कंसंट्रेशन टर्म होती है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इसमें परसेंटेज फॉर्म में निकाला जाता है, बस 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है लास्ट में। उसके बाद मैं आपको परसेंटेज की टर्म पढ़ाऊंगा, यानी कि एक बार कंसंट्रेशन निकालूंगा परसेंटेज बाय मास, एक बार कंसंट्रेशन निकालेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और एक बार कंसंट्रेशन टर्म निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम। इस तरीके से हम निकालने की कोशिश इसके अंदर करेंगे। तो मुझे आपको पता है कि आज सॉल्यूशन का बेसिक आइडेंटिफाई आपको हो चुका होगा 100%,
ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन और मोलरिटी। कंसंट्रेशन और मोलरिटी को बहुत अच्छे से करेंगे, साथ में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। बेटा अब आपका चैप्टर एंडिंग की तरफ चल रहा है। इस कंसंट्रेशन को कराने के बाद मैं आपको इक्विवेलेंट वेट और निकालना सिखाऊंगा। इक्विवेलेंट वेट सारे निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कुछ हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताएंगे, उसके बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई, तो आप हम तैयार रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। उससे आगे हम कंसंट्रेशन वैसे शायद मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। अप्लाई करने के बाद तुरंत उठा लेंगे मोलरिटी, ठीक है। और जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया कंसंट्रेशन, आई होप कि आपको समझ में तो आया होगा 50%, पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार फिर से क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप वहां समझिएगा। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।